गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 21 अप्रैल का ज़िमनी इंतखाब भी मतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर चुका है। तहरीक इंसाफ इस इंतखाब को धांधली ज़दा करार दे रही है, जबकि हुकूमत इसको 8 फरवरी से भी ज़्यादा साफ और शफाफ इलेक्शन साबित करने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ जुम्मे के रोज़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ज़रा देखिए। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा, वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरखास्त है, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने हकूक के लिए आवाज उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। PMLN क्लियरली रिजेक्ट कर रही है इल्जामात को और वो कह रहे हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है उसकी वजह से उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। लेट्स वॉच द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अता तारर। जो बाई इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बहुत सारा वोटर ऐसा है जो फेंस सिटर है। वो वोटर जो गालिबन पहले तरीके इंसाफ की तरफ था, मगर इनके झूठ के बयानिए की वजह से उसको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट किया है और मुस्लिम लीग नून का ना सिर्फ वोटर निकला है, दीगर जो वोटर थे उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को वोट डाला। और एक शफाफ इलेक्शन जिसके अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस इलेक्शन ने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, उस पे भी जो शक शुबहात थे उसको खत्म कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि नफरत का, मुनाफिकत का और झूठ का बयानिया वो मुस्तरद हो चुका। ज़रताज गुल साहिबा फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर में ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच ज़रताज गुल साहिबा। जुम्मे के रोज़ आपने एहतजाज की कॉल तो दी है, लेकिन जो अता तारर साहब ने एक एनालिसिस किया है वोटर का और आप इन्वॉल्व रही हैं कैंपेन में, डू यू एग्री कि आपका वोटर वैसे नहीं निकला? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। 8 फरवरी को तो जिस तरीके से अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निकली थी, यकीन करें कि अभी 21 अप्रैल को मैं समझती हूँ कि खौफ के मजीद बुत तोड़े, धांधली के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अवाम निकली। मैं 3 हलकों में गई फरिया। एक मैं मोहम्मद मदनी के हल्के लाहौर में गई, मैं डेरा गाजी खान में PP 290 में गई, और मैं बखर के अंदर जो है PP 93 के ऊपर जो है मैं वहाँ पे गई। आप यकीन करें फरिया, जिस तरह मेरे लिए लोग निकले हज़ारों की तादाद में, आप ज़रा बखर के जलसे को देखें। और लाहौर के अंदर तो चूंकि सारा टाइम पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, तो वो लोगों का और बस नहीं चल रहा था, तो वो अंदरून शहर था, तो वो मोहम्मद मदनी के साथ जब मैं डोर टू डोर कैंपेन में जा रही थी तो लोग गुलपाशी करते थे। मैं लोगों के पल्स को जानती हूँ क्योंकि मैं वर्कर हूँ। मैं लोगों के अंदर, मैं फॉर्म 45 के जरिए मैं ओरिजिनल इलेक्शन जीत के आई हूँ इमरान खान के नाम पे। मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, उससे लग रहा था कि 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वोट है। और वर्कर्स अभी भी न उम्मीद है, वो पाकिस्तान के ऊपर, सिस्टम के ऊपर अभी भी बिलीव करते हैं वोट की पर्ची के लिए। जितना मर्जी इनकी नाउमीद कर दो, जितना मर्जी फस्तायद कर दो, वो फिर भी इमरान खान को वोट देंगे। जहाँ तक आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात की है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इनकी उसकी बात करे मौक़िफ़ की, पब्लिक ने इनको वोट दिया नहीं है, पब्लिक ने इनको मैंडेट दिया नहीं है। अपनी कारकर्दगी जो अता तारर साहब ने बताई है, यकीनन इनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी। पंजाब हुकूमत की टिकटॉक में जो है कारकर्दगी बहुत बेहतर है, तंदूर पे रोटियां लगाने की शायद वो बहुत बेहतर है, इमेजेस शायद उनके बहुत बेहतर है, लेकिन कारकर्दगी उनके बहुत जीरो है। जो धांधली के इल्जामात है कि हम उनको एक तरफ साइड पे रखें, आपको लगता है, क्योंकि आपने खुद कैंपेन किया है, कि भरपूर कैंपेन की है PTI ने? बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल है कि कैंपेन वैसे नहीं हुई, पार्टी के अपने अंदर भी इख्तलाफात थे, लीडरशिप ओपनली एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही थी, टिकट्स भी शायद उस तरीके से नहीं बांटे गए, ये गलतियां भी हुई हैं PTI से? नहीं, वो तो फरिया फिर केस टू केस अगर स्टडी हम कर लेना, लेकिन मैं तो पंजाब की बात कर रही हूँ ना। पंजाब के अंदर तो अभी भी यही हाल था। मैं अपने PP 290 की बात कर लूँ, हमारे जो कैंडिडेट थे मोहिउद्दीन खोसा साहब, उनके पेपर्स तो रिजेक्ट कर दिए गए थे। हम आखिरी मौके पर ट्राइब्यूनल से उनके पेपर एक्सेप्ट करवा के आए। आज की तारीख में भी PP 290 में जो है हमारे वर्कर्स के ऊपर जो है वो पर्चा हो गया, उल्टा हमारे खिलाफ ही पर्चा हो गया कि ये कैंपेन के लिए क्यों निकले थे,
कैंपेन के ऊपर पाबंदी थी, कैंडिडेट के ऊपर पाबंदी थी, जलसे के ऊपर पाबंदी थी, जुलूस के ऊपर पाबंदी थी, एफआईआर का उसी तरीके से सिलसिला जारी था, कैंडिडेट को उसी तरीके से तंग किया जा रहा था। इसके बावजूद भी लोग हजारों की तादाद में निकलते थे। यकीन करो फरिया गुलपाशी करते थे। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा इस तरह इस्तकबाल करते थे तो जब पता नहीं इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो लोग किस तरह दीवाने वार उनसे मोहब्बत करेंगे, किस तरह उनकी पजीराई होगी, वो तो शायद फिर देखने वाला कोई हिस्ट्री ही बनेगी। जहां तक इसकी बात है, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं ना जनरल इलेक्शन से, आई नो ज़िमनी इलेक्शन जरा फर्क होते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें, आपके ऊपर बिल्कुल मुश्किलात थी, उस वक्त भी आप कैंपेन नहीं कर सक रहे थे, उस वक्त आपने कहा धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे थे, बट डिस्पाइट ऑल ऑड्स आपके लोग जीते हैं, आपको जीती हैं। सो उसके बावजूद इट मीन्स कि तमाम मुश्किलात के बावजूद जीता जा सकता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। सो कुछ इंटरनल गलतियाँ भी यकीनन हुई होंगी। नहीं फरिया, देखिए मैं अभी आपको अता तारड़ साहब की कारकर्दगी बता रही थी ना, बेहतरीन कारकर्दगी इनकी माल प्रैक्टिसेस है, बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो इनको धांधली के जरिए होगी। मुल्कों से बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी जा सकती है ना, कि मुल्कों के अंदर जो है वो बिजली किस तरह की तरसील हो रही है, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर पाकिस्तान में आपने PMLN की हुकूमत से कोई चीज़ सीखनी है तो वो जारी बात है आपने धांधली सीखनी है ना, कि धांधली के जरिए परफेक्शन इस्तेमाल करके धांधली के अंदर जो PhD करके आपने किस तरह हुकूमतों के या लोगों का वोट जो है वो मैंडेट चोरी करना है। तो वो कारकर्दगी यकीनन बेहतर हुए। पिछले दफा जिस तरीके से ये लोग बैडली एक्सपोज हो गए थे, इस दफा तो बिल्कुल ही जो है वो नेकेड निजाम था, कोई शर्म हया ही नहीं थी। पहले तो चलो बंद दरवाजों के पीछे ठप्पे लगाए जाते थे ना, 5 बजे के बाद कॉर्डन ऑफ कर दिया था आरओ के दफ्तर को। इस दफा तो सुबह ही सुबह फॉर्म 45 के ऊपर साइन करवा लिए गए थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रो रहे थे। अब आप अंदाजा लगाएं PP290 में, जो मैं अपने डेरा गाजी खान की बात कर रही हूँ, MNA से ज्यादा MPA ने उनके वोट ले लिए। 18% अगर वोट पड़ा है तो रिजल्ट जो है वो 60-70% आ गया। ये कैसे हो सकता है कि आपका जो है वो पोलिंग स्टेशन पे जो है लोग 18% की तादाद में जाएं और आपका रिजल्ट 100% आ जाए? ये तो कमाल ही मजाक हो गया कि MPA को MNA से भी ज्यादा जो है वो वोट मिल रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रो रहे, आपके सामने खुलेआम ठप्पे लग रहे थे, चाहे उनके साथ पुलिस शामिल थी, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो कहा जा रहा था। आपके सामने गुजरात के अंदर बदतरीन धांधली हुई है, उसकी फुटेज देखिए। इसी तरीके से लाहौर के अंदर आप देख ले तो धांधली में परफेक्शन PMLN ने हासिल कर ली है। उन्होंने सोचा छोड़ें, ना कोर्ट कुछ कर सकती है, ना ट्राइब्यूनल कुछ कर सकते हैं, ना अवाम कुछ कर सकती है। अवाम ने तो वैसे ही PMLN के खिलाफ वोट देना है, तो क्यों ना नेकेड तरीके से, खुले तरीके से धांधली करके, बदतमीजी करके, जारादारी करके, स्टैंपिंग करके और पहले से बक्से भर दी जाए। पहले से क्यों ना फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट बना दिया जाए। अब आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी है, इनको कर दी है। एहतजाज में आपको लगता है कि कोई लोग ज़्यादा आ सकेंगे, क्योंकि मुश्किलात का आप खुद जिक्र कर रही हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं बन सक रहा है PTI का। सो क्या गेज कर रहे हैं आप, क्या होगा एहतजाज से? देखिए फरिया के हालात तो जैसे भी हो ना, इंसान को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैंडेट जब चोरी होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं चोरी होता, पूरे आवाम को चोरी होता है। और आवाम भी अपनी मुश्किलात से निकल के पूरा दिन लाइन के अंदर लगती है। तो अगर रिजल्ट पहले ही बना देना है PMLN को जितवाने के लिए और इलेक्शन बाद में होना है, तो ये ड्रामा भी करने की क्या ज़रूरत है? पहले से एक कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दे, या कोई SRO जारी कर दें, या कोई डायरेक्टिव जो है वो जारी कर दे PM हाउस से या किसी मुक़्तदर हल्के से कि PMLN नहीं जीतने, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हमने वैसे भी उनको चाहे फॉर्म 45 हो, चाहे 47 हो या 49 हो, फैसला हमने पहले कर लिया है कि अवाम के सर के ऊपर हमने खानदानी शरीफ को बिठाना है। वो क्या करेंगे आप? जो बयानात आने वाली है अमीन गंडापुर साहब की, वो तो काफ़ी ख़तरनाक किस्म के बयानात हैं। ही इज़ चीफ मिनिस्टर, लेकिन थोड़े से धमकियाँ में इस बयानात दे रहे हैं वो। आपके ख्याल से इस किस्म की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं फरिया, सब्र की भी एक हद होती है। जब आप इंसाफ के लिए, कानून के लिए लड़ते हो ना, आप अपने हक के लिए लड़ते हैं और आपको हर दफा ही जो है, लेकिन वो कानून के हद से मुतज़ादम तो नहीं हो सकती। सब्र की हद कानून के दायरे में ही करना है जो भी करना है। मैं एक बात बताऊं फरिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी कानून से मुतसादम नहीं हो सकती। अगर कानून से मुतसादम होती तो मैं डेरा गाजी खान को 9 फरवरी को मौजूद थी। पूरे पाकिस्तान में मेरे ऊपर पर्चे हैं, तो मैं हर रोज कभी ATC
रावलपिंडी में, कभी फैसलाबाद में, कभी सरगोदा में, कभी गुजरावाला में मैं जा रही थी, मैंने तो शिकायत नहीं की। कभी गाय चोरी का पर्चा डाल देते हैं, कभी पेट्रोल बम बनाने का पर्चा डाल देते हैं, कभी एटीएम तोड़ के पैसे निकालने का पर्चा डाल देते हैं। तो जुल्म और फसाई तो हम फिर भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कानून की हुक्मरानी के लिए, आईन की पासदारी के लिए, आवाम के मैंडेट को वापस लाने के लिए, हक के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वो केपीके से उठे, चाहे वो पंजाब से उठे। खतरनाक बयान तो वो हैं जो पंजाब की हुकूमत करती है, जो फेडरल हुकूमत बैठ के करती है। एक पहला खतरनाक बयान तो ये है कि आप कहें कि केपीके की हुकूमत को शायद पाकिस्तान या पंजाब आने की वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी। आपने सेनेट का इलेक्शन जो है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वो जो है ना वर्ड्स, आपने पूरे केपीके के सेनेट के इलेक्शन को चोरी करके एक इकाई कोई माइनस कर दिया और आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवा दिया। हमारी जो उसकी टेक्नोक्रेट्स की थी या हमारी जो वो थी रिजर्व सीट्स के ऊपर, उसके ऊपर बाकायदा जिसे माले गनीमत समझ के इस वक्त पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की और उसकी एनपी की या फिर मौलाना फजल रहमान की पार्टियों की आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, कोर्ट में गई हुए कि नहीं इन सीटों के ऊपर हमारा आके, इन सीटों के ऊपर हमारा आके। आपने जिक्र किया रहमान का एहतजाज की कॉल तो वो भी दे चुके हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन, ज्वाइन करना चाहिए उनको, आपको इकट्ठे? देखिए फरिया, मैं एक बात बताऊं, अभी हमने पेशीन के अंदर जलसा किया था, उसमें अचकजई साहब भी मौजूद थे, मैंगल साहब भी मौजूद थे, उसके अंदर जो है हम एसपीटीआई भी मौजूद थे, उमर अयूब साहब भी गए हुए थे, साहबजादा हामिद रजा भी गए थे, बैरिस्टर गौर साहब भी मेरे ख्याल में गए हुए थे। वहाँ पे हमारे मौक़िफ़ में कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए, आवाम के मैंडेट को पटाखा नहीं डालना चाहिए। कोई भी हमारे मौक़िफ़ के ऊपर आए, हमें ज़रूर उनसे बातचीत भी करनी चाहिए और उनको वेलकम भी करना चाहिए। आपको पता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर नेगेटिव आवाज़ें आया करती थी, जो सेपरेशन की या नाउज़ुबिल्लाह इंडिपेंडेंस की आवाज़ें आया करती थी, जब हमारा ये फोरम वहाँ पे गया पिछले दिनों पेशीन के अंदर, उन इलाकों में पाकिस्तान के झंडे लहरा के पाकिस्तान के नारे, जिंदाबाद के नारे लगाए गए उस फोरम से। पाकिस्तान के आईन की पासदारी बड़ा काम किया गया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे मेहनत की गई है, सिक्योरिटी एजेंसीज की भी मेहनत है, इट्स पॉलिटिकल प्लस द एजेंसीज टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं फरिया, इदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है और हम इदारों की इज्जत करते हैं। हम तो सिर्फ, आपने तो ट्वीट किया है कि पाकिस्तान का समस्या अपनी हदूद में रहकर काम करना है, जो हद मुकर्रर है वही असल आइन है। बट ये हद तो बड़ी दफ़ा क्रॉस हुई है आपकी हुकूमत में, खुद बताते हैं आप। हम अपने बिल्स पास करवाते थे उनसे कह के, हम अपने मेंबर्स को बुलवाते थे उनसे कह के, हम दूसरों को डराते थे, धमकाते थे उनको कह के। नहीं, फिलहाल तो हमारे खिलाफ ही फस्तायत हो रही है, फिलहाल तो हमारे खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है। आप देखें कि हमें इंसाफ नहीं भी मिलता। अभी आप अल्लाह हमजा साहिबा की हालत देखिए, यकीन करें उसकी तस्वीरें देखिए इंसान को रोना आता है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा को देख लें, वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। आप सनम जावेद को देख लें, बुशरा बीबी को देख लें कि कल रात से 2 दफ़ा एम्बुलेंस जा चुकी है और हमें नहीं पता कि उनकी हालत क्या है। हमें डॉक्टर से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। शौकत खाना में उनके जो है वो टेस्ट तक नहीं होने दिए जा रहे हैं। उनके हमारी पार्टी को या उनके वकला को या उनकी फैमिली को भी नहीं पता कि बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है। तो देखें वहाँ पे तो हम हमेशा ही यही बात करते हैं कि इंसाफ और कानून और उसकी बात करते हुए कभी भी आप फंडामेंटल राइट्स बार-बार ये क्लेम करी है कि ठीक है, वो गवर्नमेंट ये क्लेम करी है। गवर्नमेंट ने तो फरिया तब भी क्लेम किया था ना कि खान साहब की ज़िंदगी के लिए कुछ भी नहीं है। जब वजीराबाद में उनके ऊपर बाकायदा कातलाना हमला हुआ था तब भी कहा गया था कि सब कुछ झूठ है, लेकिन जब उनको गोलियां लगी, उनका खून बहा, वो तो अल्लाह ताला ने बचा दिया ना। उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इतने अर्से से पीटीआई के साथ हैं, मुश्किल वक्त में आपने साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन पार्टी के लिए एज अ पर्सन, एज अ लॉयल मेंबर, एज अ सीनियर मेंबर, आप क्या समझती हैं कि बैकडोर बातचीत होनी चाहिए? अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि एक कोशिश हो रही है कि मामला ठीक किए जाएं, क्या आप सपोर्ट करती हैं इसको? नहीं, देखिए ना फरिया, मामला तो तब ठीक हो सकता है ना जब खान साहब की 31 साल की जो रातों रात सजा दी गई थी मुल्क की उम्मीद तोड़ने के लिए, उस सजा को सस्पेंड किया जाए, खत्म किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज है ना कि अगर खान साहब हमारे साथ बैठे तो सजा खत्म हो जाएगी। तो नहीं तो फरिया, इसका मतलब तो वही है ना कि हमारा मौक़िफ़ तो दुरुस्त है। हम तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये इमरान खान को जो माइनस करने की कोशिश की गई, बेसिकली उम्मीद तोड़ने की कोशिश की गई। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म किया गया है ताकि आवाम की उम्मीद को तोड़ा जा सके। अगर आज राना सनाउल्लाह जो है वो जो हुकूमत का हिस्सा होते हुए ये कह रहे हैं कि अगर ये साथ बैठेंगे तो मामला हल हो जाएंगे, इसका मतलब है कि इंसाफ का पैमाना ये कि इनके साथ बैठो।
इंसाफ का पैमाना ये नहीं है कि कौन जो है वो जज के सामने सही मौकफ पेश करता है और कौन हक के ऊपर और सच के ऊपर खड़ा है। मैं तो ये समझती हूँ इस पॉलिटिकल वर्कर और पीटीआई में मेरा जीना मर रहा है और वो भी इमरान खान का लेकर आई हूं। हमारे शो में थे, उन्होंने कहा मैं सपोर्ट करता हूँ, बातचीत होनी चाहिए, जो भी ये काम कर रहा है कि बातचीत कराए वो एहसान कर रहा है। नहीं, बातचीत तो हर फोरम पे होनी चाहिए। हम तो फरिया, अगर हम ना उम्मीद होते, अगर हम सिस्टम से मायूस होते तो आपके ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में आवाम जो है वो वोट के लिए 8 फरवरी को निकलती? असल में तो फिर उनको घरों के अंदर बैठ जाना चाहिए था ना। लेकिन कितनी कमाल कौम है, कितनी कमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर है खान साहब, और कितनी कमाल हमारे वर्कर है कि जो जुल्म मर्जी हो जाए इसके बावजूद भी पॉलिटिकल प्रोसेस पर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, पाकिस्तानियत पर यकीन रखती हैं। आपने नहीं देखा कि हमारा फॉर्म 47 के जरिए मैंडेट चोरी किया गया, हमारी मेजोरिटी को माइनॉरिटी के अंदर तब्दील किया जाए, फिर भी इसके बावजूद हम चाहे पंजाब का इलेक्शन हो, केपीके का इलेक्शन हो, इसका इलेक्शन हो, सदर साहब का हो, स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का हो, हम हर चीज में हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब है कि हम हर फोरम के ऊपर, लीगल फोरम के ऊपर बैठने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी ने क्लेम किया है कि फॉर्मर आर्मी चीफ, जिन पे आप लोग इल्जाम लगाते हैं हुकूमत गिराने का, उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। देखिए, आंसू बहा लेने से या वो माँ की कब्रों के ऊपर जो है वो कस्में खा लेने से, या कहीं पर शादी हालों के अंदर कस्में खा लेने से पोर्टफोलियो या क्लीन चिट तो नहीं मिल जाती ना, ब्लैंक चिट तो नहीं मिल जाती। मसला तो, असल तो तहकीक ये होनी चाहिए कि एक मुंतखब हुकूमत को जो 1,70,00,000 वोट लेकर आई थी, इमरान खान की हुकूमत को एक चलती हुई मईशत को पाकिस्तान तरक्की की राह पे जा रहा था, 6% पे ग्रोथ जारी थी, क्यों एक चलती हुई हुकूमत को और आवाम की उमंगों को तोड़ के पाकिस्तान को जो है वो अंधेरों के अंदर धकेल दिया गया? इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, जो भी जिसने भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है ना। खान साहब तो अभी भी जेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर बैठकर, उनकी बेगम साहिबा जो है वो जेल के अंदर बैठ के अभी भी वो तो सारे, और हमारे आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? ताजगुल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक। क्यों नहीं होनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एंड वेलकम बैक। लापता अफराद का मामला दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान का भी बड़ा मसला है। बहुत अरसे से हम बार बार इसके ऊपर कवर भी करते हैं। ये मसला बार बार आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आता है। 2011 में इस मसले के हल के लिए लापता अफराद कमीशन बना दिया गया। इस कमीशन के सामने हज़ारों केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 70% केसेस अब हल कर लिए गए हैं। लापता अफराद सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक का एक बड़ा मसला है। पाकिस्तानी रियासत पूरी तवज्जो से इस मामले का हल निकालने की अब हम कह सकते हैं कि कोशिश ज़रूर कर रही है। इस हवाले से तहकीकात के दौरान कमीशन के सामने जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद कमीशन में अब तक 10,203 अफराद के हवाले से शिकायत जमा हुई। कमीशन ने अब तक 7,901 अफराद का सुराग लगा लिया। बलूचिस्तान से 2,778 केसेस सामने आए, खैबर पख्तूनख्वा से 3,510, सिंध से 1,810। उसके अलावा लापता अफराद के केसेस की तहकीकात में कई अफराद के हवाले से ये पता चला कि वो अफ़गान जिहाद के लिए अफ़गानिस्तान चले गए। कई लापता अफराद के मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार होने और सज़ा याफ्ता होने का भी इंकशाफ हुआ। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल मोहम्मद नईम नामी शख्स अक्टूबर 2019 से कराची जेल में मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में कैद है। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल करीम जान नामी शख्स गवादा बंदरगाह पर हमले में हलाक हुआ। इंजीनियर ज़हीर के फौजी ऑपरेशन में कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन बाद में उसने टीवी पर आकर ईरान जाने और वहाँ गिरफ्तार होने का इतराफ़ किया। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल अब्दुल वदूद मच में दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक हुआ। कुछ शोधा की फैमिलीज इस हवाले से भी स्टेटमेंट दे रही हैं, वो भी देख लीजिए। जाना चकजई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। जाना चकजई साहब, इस हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट सामने आई है वो कह रही है 10,078 लोग मिसिंग थे, जिनमें से 7,781 बाजियाब हो चुके हैं। सो जहाँ पर ये एक बात, इस हवाले से मैं खुश आइन का वर्ड यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि लोगों की फैमिलीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन एक स्टेप है फॉरवर्ड। लेकिन आपको क्या लगता है कि थ्रू आउट व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड? देखिए, पहली बात तो ये कि हम किन मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहे हैं।
वो मिसिंग पर्सन जिनकी तादाद 1200 है, जो अभी जो मिलिटेंट लीडर कौमी दायरे में आए बंगुल्ज़ई साहब, सरफराज बंगुल्ज़ई साहब के बकौल 1200 लोग BLA के कैंपों में हैं। अब उनकी फैमिलीज हैं, बिल्कुल हैं, 1200 फैमिलीज है उनकी। अगर आप फैमिली में बाप बेटा बच्चे उनको आप गिनवाएं तो ये 6000 लोग हैं। अब ये लवाकिन है, ये फैमिलीज हैं, ये इनका हक है कि ये एहतजाज करें, लेकिन ये लोग जो मिसिंग पर्सन के नाम पे इनका मुकदमा ये लेके और उनकी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी आगे बढ़ रही है, ये पाकिस्तान को ये नहीं बताना चाहते कि इनके अपने लाउड वंस बंदूकों की तैयारी कर रहे हैं, जो तशद्दुद कर रहे हैं आम लोगों के खिलाफ और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ। तो पहली बात हुई कि हमें टेक्नोलॉजी सही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये मिलिटेंट्स हैं जो इस वक्त मिसिंग है क्योंकि इनके पास ट्रेस नहीं है, या ये कैंपों में है, जब भी हमलावर होते हैं और वो निकल आते हैं और इनकी लिस्ट अपडेट हो जाती है। तो ये नैरेटिव ही असल में ये दहशतगर्दी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि 1200 लोग कौन है। इनके लवाकिन जो है वो इस मुकदमे को सियासी रंग देना चाहते हैं, उनको छुपाना चाहते हैं कि वो असल में दहशतगर्द हैं, बागी हैं, रियासत पे हमलावर हैं, और उनके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। बेशक उनके बाप है, बेटा है, उनका माँ बाप वो मिस करते हैं, उनके लाउड वंस हैं। ये पाकिस्तान में कहीं और नहीं है, ये बलूचिस्तान में है। लिहाजा बलूचिस्तान का इम्पोज मिसिंग पर्सन का जो मुकदमा है वो असल में इस प्रेमिस पे है, इस बुनियाद पे है कि ये लोग जो दहशतगर्द बने हैं, इनके लवाकिन इनको मासूम साबित करने की कोशिश करते हैं। यही लोग बाद में फिर उनकी खबरें बनाते हैं, उन पे BLA के झंडे लगाते हैं और उनके गुण गाते हैं, उनके लिए शायरी करते हैं, जबकि इस्लामाबाद में ये उनकी तस्वीरें लेके पहुंच जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो इस्लामाबाद की सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, वो फौज पे हमला करती है, रियासत पे हमला करती है, लेकिन वो एक दिन नहीं आएंगे तुर्बत में 2 दिन रहें, क्योंकि इनका भी शनाख्ती कार्ड चेक करके खुदा ना करे इनको भी मारा जाएगा जो ये मिसिंग पर्सन का मुकदमा लेके वहां पे बैठते हैं। और मिसिंग पर्सन से आपने कहा इनको मिलिटेंट मिसिंग कह दें, बट ओवरऑल ये जो इशू है हमने देखा है कि ये थ्रू आउट पाकिस्तान है, बट फोकस ज़्यादा बलूचिस्तान पे है। एक थ्योरी है कि बलूचिस्तान को अलग रखें और इस मामले पर ख़ास तौर पर, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे इंसर्जेंसी है, वहाँ पर उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो क्या हमें ये डिस्टिंक्शन लानी पड़ेगी? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल लानी पड़ेगी। जो लोग बाकी सूबों में हैं उनका केस ये नहीं है। यहाँ पे बलूचिस्तान में ये लोग पहाड़ों पे, कैंपों में, ईरान, अफगानिस्तान, इसकी एविडेंसेस हमारे पास हैं। यहाँ पे रॉ स्पॉन्सर्ड नेटवर्क है जो हमने पकड़े हैं, और इसके आज भी एविडेंसेस हैं जो हमने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स में अपने दोस्त ममालिक के साथ शेयर किए हैं। दूसरी बात ये कि कहीं भी सिविलियन का जो है वो उसके ID कार्ड और पासपोर्ट चेक करके नहीं मारा जाता, बलूचिस्तान में हो रहा है। कहीं भी मुसल्ला लोग जत्थों की तरह पहाड़ों में, कैंपों में नहीं रह रहे बलूचिस्तान में, या बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ ईरान में रह रहे हैं। कहीं भी सिविल इदारों को, पुलिस को, जवानों को, फौजियों को शहीद नहीं किया जाता, उन पे अटैक नहीं किया जाता। मां सेवा TTP के दहशतगर्दी का जिन्हें हमें पता है कि कौन है, कहाँ से आए, क्या उनकी सेंचुरीज हैं, और ये बलूचिस्तान में हो रहा है। लिहाजा बलूचिस्तान का केस डिफरेंट है। इसके लिए वो बयानिया जो बाकी मिसिंग पर्संस के नाम पे बनाया जाता है वो गलत है। राइट। सो इंसर्जेंसी के हवाले से बताएं, वहाँ पे हमने मिसालें देखी हैं फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की, इस पे डिप्लोमेटिकली भी काम हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कैन यू नेम द कंट्रीज? देखिए, पाकिस्तान की रियासत, स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह 1000 साल इन लोगों के साथ लड़ सकती है जिनकी तादाद 1100 या 1200 है। जहाँ पे इन्होंने हमले किए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, कोई रहम उनके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी रियासत माँ की तरह है, उनको मेन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। अगरचे आम लोगों के खून में उनके हाथ रंगे हुए हैं, इनको आज भी दावत दे रहे हैं कि आप ये दुश्मन का रास्ता छोड़ दें, आप आए मेन स्ट्रीम हो जाए। जो कि सरफराज बुख्ती साहब ने कहा वज़ीर आला बनने के बाद कि हम कांटेक्ट करेंगे, खासतौर पे नॉट द मिलिटेंट विंग, बट उन्हें का जो नाराज हैं उनको हम कांटेक्ट करेंगे एंड वी आर ऑन बोर्ड विद एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। सो इस हवाले से भी पेशरफ्त हुई। देखिए, पहली बात ये कि कोई नाराज नहीं है, दहशतगर्द हैं, उनके सोलतकार हैं और उनके हमदर्द हैं। दूसरी बात ये कि क्या उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? सबसे हो सकते हैं। रियासत कभी भी ये दरवाजा बंद नहीं करती है, और इंसर्जेंसी का माना भी यही है कि आपने आखिरी सोल्जर तक
कत्ल नहीं करना है, उनको ऑफर देना है जब रियासत मजबूती से फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नेगोशिएशन करती है। लिहाजा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी मुसल्ला लोग, जत्थे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स सरेंडर करना चाहते हैं पाकिस्तान के आइन और पैरामीटर्स में, रियासत उनको लेने के लिए तैयार है। ये एक उसूली मौक़िफ़ है, इसके लिए कोशिशें होती रही हैं, कभी मुअस्सर कभी गैर मुअस्सर, लेकिन अभी दो कामयाबियां आपके सामने हैं। जो बलूचिस्तान के दो बड़े कमांडर्स तस्लीम हुए हैं, गुलजार शंबे साहब और सरफराज बंगुलजई साहब, इनका पूरा नेटवर्क पूरे रीजन में फैला हुआ था। किस तरह हमारी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने प्रीमियर एजेंसी ने उनको जो है वो अनर्थ किया और वो तस्लीम हो गया, और ये तकरीबन 10-15 साल से। हमने ये भी देखा और इस रिपोर्ट में भी बात हुई कि जो शोधा की फैमिलीज हैं वो इस बयानिए से, जो कि जिस तरीके से टैग किया जाता है, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, उनके साथ हमने बड़ी यानी बेवफाई की है, उनके हमने लेट डाउन किया है। जो आम लोग शहीद हुए हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको शहीद किया गया, जिनके जनाजे एक इलाके से दूसरे इलाके भेजे गए, जो आम बलोच हैं, जो आम पश्तून हैं, जो आम पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं, इनके को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, इनको कोई रिकग्निशन नहीं मिली, उनको कोई दाद रसी नहीं की गई। ये बदकिस्मती से हमने एक तासुर लिया है कि ये बेचारे शहीद होते रहेंगे, क्योंकि इनके लिए कोई इस्लामाबाद में बड़ी लॉबी नहीं है जिनके केस करे हाई कोर्ट में, या उनके लिए बड़े चैनल्स पे बोले ना। राइट, जॉन चकज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम के लिए बातचीत कर रहा है। 1958 से अब तक पाकिस्तान IMF से 23 प्रोग्राम ले चुका है, लेकिन हर प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर हम दोबारा कशकोल उठाने की तैयारी करते हैं। हर वज़ीर ख़जाना आखिरी बार IMF के पास जाने का दावा भी करता है, लेकिन हर बार ये दावा कौम को मज़ीद महंगाई और मुख्तलिफ मसाइल का तोहफ़ा दे जाता है। इस वक्त भी ग्राउंड रियलिटी कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। IMF ने अपनी माशी आउटलुक रिपोर्ट में इम्कान ज़ाहिर किया है कि आइंदा साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू में इजाफा होगा। अगर इस रिपोर्ट पर नज़र डालें, ये कह रही है कि पाकिस्तान में अगले साल माशी शरह नमू बढ़कर 3.5% तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान की रवा बरस माशी शरह नमू 2% और अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। ये भी कहा गया कि महंगाई की शरह 24.8% और अगले साल 12.7% की शरह पर आ जाएगी। पाकिस्तान में रवा साल बेरोज़गारी 8% और अगले साल 7.5% तक रहने का इम्कान है। इस हवाले से हमारे वज़ीर ख़जाना क्या कह रहे हैं, ज़रा देखिए। सैयद शब्बर ज़ैदी साहब की ट्वीट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये 14 मार्च 2024 की ट्वीट है। उन्होंने कहा, टाइम हैज़ कम टू अनडू ओल्ड एंड आउटडेटेड इकोनॉमिक पैराडाइम। देयर इज़ नथिंग लाइक फ्रेंडली कंट्री फॉर अ पुअर नेशन। वी हैव टू बोरो समथिंग अबाउट $30 billion दिस ईयर फ्रॉम कमर्शियल मार्केट। बेस्ट सोर्स ऑफ अ पार्ट कैन बी रोशन डिजिटल अकाउंट। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज़ैदी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो आउट ऑफ द बॉक्स हो, नया सोल्यूशन हो, आप बार बार ये बात कहते हैं, आर वी गोइंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हम क़र्ज़ लेकर क़र्ज़ अदा करने की बात कर रहे हैं, और आपने भी जितनी भी अशारिये, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी बातें की कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये कौन कह रहा है? IMF कह रहा है या वर्ल्ड बैंक कह रहा है? मुझे ये समझा दें कि क्या हमारे पास कोई इकोनॉमिस्ट, कोई एनालिस्ट, कोई डेटा, कोई दफ्तर, कोई कागज़ है जो हमारी अपनी बात कर रहा हो? तो मुझे ये समझा दो कि जिस मुल्क की बुनियादी इकोनॉमिस्ट की डेटा के ऊपर कोई रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है या कोई कागज़ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी कोई प्रोजेक्शन नहीं है, वो मुल्क कैसे चल सकता है? तो आप, मुझे आपकी बातों पे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ये प्रोग्राम आ जाए, इसके बाद 10 प्रोग्राम आ जाएं, अगर पाकिस्तान की माशी इकोनॉमिक्स के बेसिक इंडिकेटर, एकेडमिक्स
یہ لمس اور یہ IBA اور یہ کراچی یونیورسٹی اور یہ پنجاب یونیورسٹی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کیا آپ مجھے سمجھاتی ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے؟ یو رائٹ کہ ریفرنس ہمارا وہی ہے. ابھی جو آپ نے جو سلوشن دیا ہے بارہا دیا ہے اس میں آپ نے کہا کہ ایک ریفارم کی طرف جائیں, آپ نے کہا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ آ جائے. سو آلموسٹ نیشنل گورنمنٹ تو آپ کو نظر نہیں آ رہی اس وقت. یار یہ تو اس سے زیادہ تو پارٹیشن گورنمنٹ نہیں ہو سکتی کہ ایک پارٹی جو پارٹی نہیں تھی, جس کے پاس الیکشن کا سمبل نہیں تھا, وہ 100 سیٹیں لے کے بیٹھی ہے اسمبلی میں. آپ نیشنل گورنمنٹ کا مطلب تو سمجھیں. نیشنل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ساری پارٹیاں جو بھی اسمبلی میں ہیں وہ ایک ساتھ ہیں. جب آپ کا یہ پوزیشن ہے کہ آپ کی سیاست کورٹوں میں ڈیسائیڈ ہو رہی ہے, ریمانڈوں میں ڈیسائیڈ ہو رہی ہے, ضمانتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا باتیں کر رہی ہیں میڈم؟ یہ خدا کا واسطہ ہے, یہ آپ ڈیفینیشن اور نیشنل گورنمنٹ کو سمجھے تو صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو عمران خان صاحب کو بھی, نواز شریف صاحب کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح اپنی اسپیس چھوڑتے جا رہے ہیں جو کہ ویکیوم کریٹ کر رہی ہے اور کبھی ویکیوم نہیں رہتا. تو کیا ایسے ملک چل سکتا ہے؟ سو ایرانین پریزیڈنٹ از ہیئر. آپ کراچی میں موجود ہیں, آج وہ ادھر ہی تھے. تجارتی حجم کو $10 ارب تک لے جانے کا اتفاق ہوا ہے, جبکہ تجارت کا حجم $2.25 ارب کے لگ بھگ ہے اس وقت. امریکی حکومت کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو فیوچر میں؟ دیکھیں, میں آج نہایت خوش ہوں کہ پاکستان میں پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے سعودی وزیر خارجہ آئے تھے. اب ایرانی پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے ہیں, 3 دن کے لیے وہ یہاں پاکستان میں ہیں. But let's say hypothetically آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے, جو بھی معاملات ہوں, کہ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اکنامک فرنٹ پہ. But the question is کہ سر پیسا لینا تو بات نہیں ہے, اس پیسے کو اسپینڈ کیسے کرتے ہیں جب تک ریفارم نہیں ہو رہے, جب تک آپ اپنی نہیں کر رہے کٹس VIP کلچر کے اوپر, تو پھر کیا فائدہ؟ اچھا اب آ کے بات کو, اب جو بات ہے نا اس کو سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں پیسے مل جائیں گے اور ملنے والے ہیں اور ہو جائیں گے, یہی تو بدقسمتی ہے کہ اس پیسے کے بعد پھر ہم ویسے ہی ہو جائیں گے اور ہم کوئی کریکشن نہیں کریں گے اور ہم کوئی. اچھا اب یہی تو مصیبت ہے کہ ہمارا ٹریجڈی تو یہی ہے ایگزیکٹلی, کہ جو ساری اچھائی آ رہی ہے وہ باہر کے فیکٹر سے آ رہی ہے, وہ ان چیزوں سے آ رہی ہے جس پہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. ہم نے ایک دھیلے کی کوئی ایکشن نہیں کیا جو ہمارا اپنا ایکشن ہے. جو بھی اکنامک بہتری آنے والی ہے, چلے جی میں کہتا ہوں سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں جی ایرانی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ٹریڈ ہو رہی ہے. او بھائی تمہاری اپنی کارکردگی کیا ہے مجھے یہ بتاؤ نا. میں کل پرسوں لاہور میں تھا تو وہاں ٹریفک جیم تھی گاڑی کے ایئرپورٹ کے لیے, تو میری گاڑی واحد گاڑی تھی جو سیلون کار تھی, باقی سب لینڈ کروزر اور 4 ویلر تھیں. مجھے بتائیے جو کنٹری اتنا پیٹرول میں ڈیفیسٹ ہو, اس کو یہ گاڑیاں رکھنی چاہیے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا جی, ہم نے کوئی کام کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. ہو رہی ہے, IMF اعتراض اٹھا رہا ہے, پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اس کو کر لیں گے سیٹل. دوسری طرف جو معاملات ہو رہے ہیں, سو آپ گاڑیوں کی بات کریں, عیاشیوں کی بات کریں, IMF بھی ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں. سو اس ریفارم پہ تو ہمیں آنا میں آپ کو دیکھیں, میری بات سنیں, میں نے کبھی IMF کی بات کی آپ کے ساتھ؟ میں تو IMF کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنے کو صحیح کرنے کی کوشش کی؟ ہم تو ابھی یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ 6 ججوں کا مقدمہ کب چلے گا, کون سے جج کی ریٹائرمنٹ کب ہوگی, کہ ہمارا تو سارا دن. تو آج بریکنگ بتا دیتی ہوں آپ کو, کنسنسس کا ڈیسیجن آنے جا رہا ہے جو اس وقت خبریں ہیں اسلام آباد میں. ارے یار مگر میرا مقصد ہے کہ پاکستانی قوم اس کے پیچھے لگی ہے کہ ڈیسیجن کیا آنے والا ہے. کیا غریب کی روزی اس سے لیٹ کرتی ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ, یہی تو مصیبت ہے یار. میں کہہ رہا ہوں غریب کی روٹی لیٹ کرتی ہے نا, کہ آپ یہ بتائیں اسکول میں ٹیچر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اسپتال میں ڈاکٹر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا,
یہ ہے نا, مجھے کیا تکلیف ہے سپریم کورٹ میں کنسنسس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ان ججوں نے پہلے کوئی بہت بڑے فیصلے کر دیے. وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکس وصولی کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم موجود ہے. ڈو وی ہیو دیٹ سسٹم؟ کس نے لگایا تھا وہ؟ ان سے پوچھے نا کس نے لگایا تھا وہ. سید شبر زیدی نے. پوچھے نا وزیر خزانہ. تو پھر اور کیوں نہیں شبر زیدی کے آنے کے بعد کیوں بند ہو گیا تھا, یہ بھی پوچھے. سر آپ نے لگایا نا, لیکن آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس تو کیا نہیں. آپ خود انٹریسبل ہو گئے اس کے بعد. نہیں تو آپ تو اس کا مطلب ہے کہ شبر زیدی اگر مر گیا تو پاکستان بند ہو جائے گا. یہی تو مصیبت ہے. نہیں, آپ کی یہی پرابلم ہے نا کہ آپ شخصیتوں سے ریلیٹ کر دیتے ہیں نا. اگر شبر زیدی ٹریک اینڈ ٹریس لگا کے چلا گیا تھا, مر گیا تھا, تو آپ چلاتے نا, کیوں بند کر دیا؟ آج مجھے بتا دیں کہیں ٹریس ہو رہا ہے تو مجھے سمجھا دیں کوئی چیز. اگر ٹریک اینڈ ٹریس میں کوئی چیز ٹریس ہو رہی ہے مجھے بتا دیں. سو کیوں نہیں اس میں پی او ایس بی لا کے گیا تھا. یہ ایگزیکٹلی یہی کہا ہے فائنانس منسٹر نے کہ اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو چلانے والا ہے اور جو استعمال کرنے والا ہے دونوں نہیں چاہتے کہ ٹریک اینڈ ٹریس چلے, اور گورنمنٹ ان پاور بھی نہیں چاہتی کہ اچھا میں اب آپ سے کھل کے بات کر دیتا ہوں. میں چلے ٹریک اینڈ ٹریس کا ایک کیس بتا دیتا ہوں شوگر کا. میں ایک دن ایک پاکستان کی واحد لسٹڈ کمپنی ہے جو کہ شوگر میں ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. پاکستان میں بہت کم کمپنیاں ہیں جو شوگر میں لسٹڈ ہے, 4-5 ہوگی. سب سے بڑی لسٹڈ کمپنی ہے. میں اس کے چیف ایگزیکٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور وہ چیف ایگزیکٹو پاکستان کے وزیر خزانہ سے تقریباً ترشتی سے بات کر رہے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میری شوگر مل میں ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے, یہ پوری سندھ کی ملیں اور یہ باقی سیاستدانوں کی ملوں میں کیوں نہیں چل رہا. اور وہ تقریباً ان دونوں کی آپ سمجھے کہ بڑی خطرناک تلخ گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ سندھ والے جو ہیں ان کی ہماری سیاسی مجبوری ہے, اور یہ پنجاب کے باقی سیاستدانوں کی ہماری سیاسی مجبوری ہے, ہم ٹریک اینڈ ٹریس نہیں چلا سکتے. جہانگیر خان ترین تو نہیں ہے ان کا نام, جو بھی آپ سمجھ لیں. تو انہوں نے کہا یار میں ٹریک اینڈ ٹریس کیوں چلا رہا ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے وہ تلخی دیکھی تھی نا, میں تو سامنے بیٹھا ہوا تھا بالکل. میں نے کہا یار کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں وزیر خزانہ سے بات کر رہا ہوں. ٹریک اینڈ ٹریس کی بات ہو رہی تھی, اور ٹریک اینڈ ٹریس میں سننے والی کہانی یہ ہے کہ اسٹیمپیں لگ رہی تھی, اسٹیمپ لگ رہی تھی بوری کے اوپر, وہ اسٹیمپ ٹریسیبل ہی نہیں تھی کسی کے ساتھ. ویری انٹرسٹنگ. آج آپ نے یہ مجھے یو سپل دی بینز. انٹرسٹنگ. میں نے کوئی نام نہیں لیا, میں کسی نام نہیں لے رہا, میں صرف بتا رہا ہوں. نہیں, یہ میرا ایجوکیٹڈ گیس ہے, یہ بتا رہا ہوں. آپ نے نام نہیں لیا, دس از مائی گیس. تو آپ جو مرضی کر لیں. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بیچارہ بیوقوف آدمی ہے جسے لسٹڈ کمپنی بنائی ہوئی ہے. باقی شوگر ملوں میں کیا ضرورت ہے لسٹڈ کمپنی بنانے کی؟ چینی بنائیں, بازار میں بیچیں, ضرورت کیا ہے آپ کو ریکارڈ میں کرنے کی؟ اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 بلین کی چینی پڑی ہوئی ہے اسٹاک میں, اور ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. یہ پتہ ہے آپ کو؟ سو another news. شہباز زاہد صاحب, یوزلی آپ پالیٹکس کے اوپر میرے خیال سے کامنٹ کرتے ہیں, میرے پروگرام میں موسٹلی اکانومی پہ کرتے ہیں. ایک کیونکہ خبر ایسی ہے جس میں آپ دونوں سائڈس کو جانتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کل بڑے سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, ان کا نے بھی کوٹڈ بائی محمد مالک آلسو, دے میٹ دا فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ, اینڈ آپ کی ان سے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں, آئی ہوپ کہ ابھی بھی ہوں گے. انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا گورنمنٹ کو گرانے میں یا وی او این سی میں, اور دیگر باتیں کی. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بڑی سمپل سی بتا دوں. 14 اگست 2021 کو کابل فال ہوا تھا. 14 اگست 2021 کو کابل کا فال ہوا تھا. طالبان کابل میں آ گئے تھے, ٹھیک ہے. کابل کے فال کے بعد جو ریئیکشن عمران خان صاحب کا تھا اور کچھ ہمارے لوگوں کا تھا, وہ ریئیکشن جو ہمارے ڈیسیژن میکر ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو پسند نہیں آیا تھا. اور اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب ان کو نہیں رہنا ہے. اب یہ میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ڈیسیژن ان کا نہیں تھا. میں اس پہ بالکل آپ کو کہیں تو میں 10 صفحے لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ 14 اگست 2021 کو جو کابل فال ہوا تھا اور جو ہم نے بیان دیا تھا کہ ہم نے عجیب سا بیان تھا.
ہاں ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے, آپ کس کے غلام تھے؟ کون کس کا غلام ہے؟ مجھے سمجھا دیں. مجھے تو آج تک وہ تقریر ہی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی غلامی کی زنجیریں کس کی. آپ تو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں نا, اگر غلامی کی زنجیریں توڑی بھی تھی تو افغانستان کے لوگوں نے توڑی تھی نا. آپ کس ملک کے وزیر اعظم تھے؟ مجھے تو آج تک یہ بات ہی, میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں عمران خان کا سپورٹر تھا اور آج بھی ہوں, مگر مجھے وہ ان کی تقریر سمجھ نہیں آئی تھی. اور جو میرے سورسز یو ایس اے میں ہیں اور جو میرے دوست یار دوست اس میں واشنگٹن میں بیٹھتے ہیں, انہوں نے مجھے یہ اگست کے بعد اکتوبر نومبر میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ خان صاحب کے لیے فاتحہ پڑھ لیں, وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے. اب وہ یہ ڈیسیژن ہو چکا تھا 14 اگست 2021 کو. اب اس کے بعد اس کو ایگزیکیوشن میں کون صاحب آئے, کس نے ڈاکومنٹس کیا, کون صاحب تھے کون صاحب نہیں تھے, مگر یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ڈیسیژن فائل پہ جو لکھا گیا تھا وہ لوگ پاکستان میں نہیں لکھا گیا تھا, وہ پاکستان سے باہر لکھا گیا تھا. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا کوئی افیکٹو رولر کبھی بھی واشنگٹن کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. رائٹ. شہباز زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. نہ صرف اکنامک فرنٹ پر بلکہ پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی انٹرسٹنگ ڈبیٹ with شہباز زیدی صاحب. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.